शुभ संध्या। तो आज हम लोग आए हैं एक नया चैप्टर पद विचार लेकर के। तो आपको पता होगा कि हमने इसके पहले है ना हिंदी भाषा का विकास वो चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा वर्ण विचार, तीसरा चैप्टर शब्द विचार। शब्द विचार में भाग 1 भाग 2 और उसके बाद संधि हमने पढ़ाया, और संधि पढ़ाने के पश्चात आज ग्रामर का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है पद विचार, जिसके अंदर विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं, वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पद विचार से। तो आप देख रहे हैं रास एजुकेशन चैनल, द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग, सीखने और सिखाने का एक बेहतरीन और अद्भुत प्लेटफॉर्म। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर को पद विचार। आप इसको देखिए, देखने के बाद आपको निश्चित रूप से आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अधिकांश प्रश्न मेरा बताया हुआ से आएगा। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी, जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, वो भी आपके लिए तैयार किया है। आप जब इस पूरे पद विचार को देख लेंगे तो आपको वो आंसर देने में काफी सहूलियत होगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पद विचार। पद विचार क्या होता है, पद विचार किसको कहते हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पद विचार व्याकरण के उस भाग को कहा जाता है जिसमें पदों के भेद, रूपांतर और प्रयोग संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। अब ये क्या है, तो ये आगे के स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो शब्द और पद में जब अंतर बताएंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि पद का कितना महती योगदान है व्याकरण में। तो देखिए, शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है और वाक्य से बाहर रहते हैं, किंतु जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। अब कैसे, ये तो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आगे के स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा कि शब्द होता है स्वतंत्र, जैसे लड़का एक शब्द है, वो अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, लेकिन उसी लड़का शब्द को जब हम यूज करते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए, है ना, तो मतलब लड़का, लड़के, लड़कों, इस तरह से जब यूज करेंगे उसका वाक्यों में तो वो पद कहलाएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, फिर आपको उदाहरण भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है। क्या कहा हमने कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर जो है शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंदर रहने पर वो शब्द जो है पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वही शब्द जो है क्या कहलाएगा, वो शब्द पद कहलाएगा। कैसे, ये उदाहरण से हम लोग देखेंगे। देखिए, हमने बताया आपको कि बच्चा शब्द है, ये जब स्वतंत्र रूप में रहता है तब वह शब्द है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, हम 3 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है कि बच्चे शोर मचाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ने शोर मचाया। और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों शोर मत मचाओ, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसी बच्चा शब्द का जो है प्रयोग 3 बार हुआ, 3 तरीके से हुआ, बच्चे, बच्चों और बच्चों, है ना। तो ये वाक्य में जो प्रयुक्त हुआ, इसी को हम लोग शब्द पद कहते हैं। इसको हम लोग, है ना, ये पद कहलाते हैं, ये पद। लेकिन यहां पर ये केवल जो है वो शब्द है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, पद के भेद जो है वो पद के 2 भेद होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पद के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो आप उसमें लिखेंगे कि 2,
पद कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी और विकारी शब्द, विकारी पद और विकारी पद क्या होता है, इसके बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर सके। ये जो वक्त है, ये वक्त दोबारा लौट करके नहीं आता है। इस वक्त का सदुपयोग करिए, है ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास सब कुछ होगा लेकिन वक्त नहीं होगा, है ना। तो वो वक्त को सदुपयोग करिए, है ना। अब देखिए, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है ना, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे कुत्ता एक पालतू जानवर है या कुत्ता एक चौपाया जानवर है ना। कुत्तों ने उस वृद्ध व्यक्ति को काट लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो यूज किए, यही जो है ये विकारी शब्द कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे घर जाना है, हमें घर चलना चाहिए। तो यही जो है प्रयोग है ना, यही जो उपयोग है, प्रयोग है, वो विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे वह एक अच्छा लड़का है ना, और अच्छे व्यक्ति हर जगह मिल ही जाते हैं। तो अच्छा और अच्छे, है ना, तो यही जो है ये विकारी शब्द हुआ। खाता है, खाती है ना, मैं जाता हूं और वे लोग जाते हैं। एक जगह जाता हो गया, एक जगह जाते हो गया। तो यही विकारी शब्द है, मतलब रूप परिवर्तन होना ही वो विकारी शब्द है। और आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। अभी पहले हम विकारी शब्द को बता देते हैं। अब विकारी के बाद अविकारी शब्द क्या होता है वो बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला देखिए, अविकारी शब्द क्या होता है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। अरे तुम कहां रह गए, अरे तुम कहां रह गए, है ना। अच्छा, ये शब्द जो अरे है, इस पर ना किसी लिंग, ना किसी वचन, ना किसी कारक, ना किसी पुरुष का असर पड़ेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं घर जा सकता था, मैं घर जा सकता था परंतु नहीं गया। तो ये जो परंतु शब्द है, इसका ये ना लिंग पर, ना वचन पर, ना कारक पर, ना पुरुष पर, ना काल पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, वो बदलाव उसमें नहीं होगा। तो जिसमें बदलाव ना हो, है ना, वो अविकारी शब्द, और जिसमें बदलाव हो जाए वो अविकारी शब्द। जैसे कुत्ता, कुत्ते, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छी, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, है ना। तो जिसमें परिवर्तन वो विकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विकारी पद के भेद आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि विकारी पद में कितने, विकारी पद के कितने भेद हैं। तो उसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 5, आप लोग देख लीजिए। तो याद रखेंगे विकारी पद के जो है ये 4 भेद हैं। 1 नंबर पर संज्ञा, दूसरे नंबर पर सर्वनाम, तीसरे नंबर पर क्रिया और चौथे नंबर पर क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें होना चाहिए। आगे देखते हैं अविकारी पद के कितने भेद हैं। तो इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद हो गए अविकारी पद के, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम आगे बढ़ते हैं
कि सबसे पहले जो इसका भेद है, विकारी शब्द का जो सबसे पहला भेद है वो संज्ञा है। हम संज्ञा की जानकारी लेते हैं, संज्ञा क्या है, और परीक्षा में संज्ञा चैप्टर से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ये भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आपको बिना स्किप किए वीडियो है ना देखना है, बिना स्किप किए हुए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और बचपन में हम लोग तो जानते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो उदाहरण उसमें क्या होगा, है ना, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, भागलपुर हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन है ना। ये सभी जो है संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने हैं, ठीक है। तो संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। एक एक करके इनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने, गौर से इसको देखिएगा। तो जातिवाचक संज्ञा से हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसे संज्ञा शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि का न बोध कर इनके संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध कराता है। वकील संपूर्ण जाति का, संपूर्ण वकील जाति का बोध कराता है। शिक्षक संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध कराता है ना। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसा संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन या महीना का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, ठीक है, दशहरा हो गया, मंगलवार हो गया, सोमवार हो गया, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया। ये सभी उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, है ना। अच्छा, कभी कभी प्रश्न आपको दे देगा परीक्षा में कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक है और कौन जातिवाचक है। जैसे हम एक उदाहरण आपके सामने लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में। हम आपको समझा देते हैं। जैसे मानो कि मेरे सामने एक ग्रुप है, एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां हैं। तो हम अगर कहेंगे कि लड़के लोग खड़े हो जाओ, है ना, तो जितने लड़के हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अमरजीत खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब कौन लड़का खड़ा होगा? जिसका नाम अमरजीत है वही खड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर बात करेंगे कि लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़के में सभी लड़के खड़े हो जाएंगे। तो लड़के जो हो गया या लड़का, वो क्या हो गया? वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, और अमरजीत हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण लेते हैं, लिख देते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा कि अकबर, हम लिख देते हैं अकबर एक महान सम्राट या राजा का लीजिए, है ना, बादशाह का लीजिए, सम्राट था। अकबर एक महान सम्राट था। तो अकबर जो है, इसमें अकबर हो गया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सम्राट या राजा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक इसलिए क्योंकि वो पूरे सम्राट जाति को, राजा जाति को बोध करा। राजा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन है ना, जब अकबर का नाम लिए तो हम पार्टिकुलर विशेष तौर पर अकबर की बात कर रहे थे, व्यक्तिवाचक हो गया और ये जातिवाचक हो गया। तो उम्मीद है आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आ गया। आगे की ओर देखते हैं हम। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं, है ना। अब समझे भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, है ना, उसको महसूस किया जा सकता है। मिठास, इसको महसूस किया जा सकता है ना। बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, थकावट महसूस की जा सकती है, देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस की जा सकती है, उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्य से आपको पता चल गया होगा, है ना, कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो वह शब्द जो किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु व द्रव्य का बोध कराते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जल, कोयला, सोना, चांदी, लोहा, फल, दूध, सब्जी, हीरा, तेल, घी, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूह से आपको पता चल गया होगा, समूह मतलब ग्रुप, आपको पता चल गया होगा कि वह शब्द समूह जिसका उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध कराए, है ना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, उस संज्ञा कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा होगा यहाँ पर कहीं, अच्छा, चाबी का गुच्छा, जैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया, है ना, चाबी का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा आप देखते होंगे, अंगूर का गुच्छा, है ना। तो ये सब क्या हो गया, जैसे झुंड हो गया, गाय का झुंड, भैंस का झुंड, है ना, झुंड हो गया, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और आगे है, इसमें झुंड हो गया, भीड़ हो गया, मेला हो गया, परिवार हो गया, टीम हो गया और सेना हो गया। ये सभी उदाहरण है किसका, समूहवाचक संज्ञा का। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, और यदि फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, हम पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। अब हम वैसा चीज बताने जा रहे हैं जो परीक्षोपयोगी है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो बताने जा रहे हैं। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना, इसमें उलझता है, स्टूडेंट को उलझाने के लिए ये सब है। देखिए, व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो सकता है। कैसे होगा, व्यक्तिवाचक तो आपको हम समझा कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो उदाहरण लेते हैं, आज के पहला उदाहरण है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र कौन थे, वो सत्य बोलने वाले थे, है ना। और वैसे कहा जाए तो हरिश्चंद्र क्या है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो होना चाहिए क्या, व्यक्तिवाचक, लेकिन हम इसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, जातिवाचक। कैसे बोलेंगे, कैसे, तो हरिश्चंद्र क्या थे, तो वो हमेशा सत्य बोलते थे, है ना। तो वो हरिश्चंद्र जो है, ये हरिश्चंद्रों जो है, ये उन सभी लोगों के लिए हो गया जो सत्य बोलते हैं। तो ये यहां पर किस रूप में, यहां क्वेश्चन दे देगा आपको, ये पूरा लिख देगा और बोलेगा कि इनमें से हरिश्चंद्र जो शब्द है ये क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है ना। तो आप तो सीधा देखिएगा कि हरिश्चंद्र है, इसको मारो, व्यक्तिवाचक करो, नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा है कि शिक्षकों में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध थे, वे कुख्यात, कहिए ना, कुख्यात, विख्यात और कुख्यात में फर्क होता है। क्यों कुख्यात थे, वो गद्दारी के लिए कुख्यात थे। तो शिक्षकों में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब शिक्षकों में गद्दारों की कमी नहीं है। तो जयचंद होना क्या चाहिए था, वाजिब में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। तो इस कंडीशन में ये जयचंदों जो है, ये क्या है, ये है जातिवाचक संज्ञा, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसी तरह बाइबिल ईसाइयों की गीता है। यहां गीता क्या होना चाहिए, यहां गीता हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है गीता, लेकिन ये बाइबिल ईसाइयों की गीता है, मतलब वहां पर गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है ना।
सारे धर्म ग्रंथों का बोध करा रहा है वो। आगे देखते हैं। तो जातिवाचक का प्रयोग दूसरा है ये कि जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे होगा। पहला है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, और दूसरा है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो गोस्वामी जी जो है ये एक क्या हो गया, जातिवाचक हो गया है ना, ये क्या हो गई, ये जातिवाचक हो गई है। लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, तो किस रूप में, तो व्यक्तिवाचक के रूप में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की तुलना की, रचना की। और दूसरा है पंडित जी, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है ना। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये किस रूप में यूज हुआ, जातिवाचक का प्रयोग हुआ यहां पर व्यक्तिवाचक के रूप में, है ना। तो मुझे तो लगता है कि आपको समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो आपको हमने बताया अभी जस्ट, टोटल जो है इसके 5 भेद होते हैं। दूसरा है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बता सकते हैं। वेद है, पुराण है, शास्त्र है, रामायण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा आपको नजर आ रहा है, बताइए। वेद हो गया कि पुराण हो गया कि शास्त्र हो गया कि रामायण। ये रामायण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि रामायण एक धर्म पुस्तक है, जबकि धर्म पुस्तक ये भी है, लेकिन इसके अंदर 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण है, लेकिन रामायण केवल और केवल एक है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी और ये सब जातिवाचक, क्योंकि ये वेद जो है कई सारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये जातिवाचक हो गया। ये 3 जातिवाचक और ये व्यक्तिवाचक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, जैसे बालक हो गया, सड़क हो गया, किताब हो गया। तो बालक ये जातिवाचक, ये सड़क और ये किताब, है ना, संज्ञा नहीं है। एक्चुअली यहां पर क्या होगा, संज्ञा है ना ही अलग हो गया है, संज्ञा नहीं है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये बालक जो है ये जातिवाचक है, सड़क जो है ये जातिवाचक है, किताब जो है ये जातिवाचक है। तो ये मंगलवार जो है ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि पूरा महीना है ना, जनवरी से लेके दिसंबर तक वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और पूरा सप्ताह का नाम वो भी किस में आएगा, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो ये मंगलवार जो है ये व्यक्तिवाचक हो गया। बाकी ये किताब, ये सड़क, ये बालक, ये सब क्या है, जातिवाचक। तो प्रश्न क्या था, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा विकल्प, तो ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। गरीब शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि गरीब जो है ना ये क्या है जानते हैं, गरीब जो है ये विशेषण है ना। आगे देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। भाववाचक तो आपको बताए हम, है ना। तो गंगा, हंसी, चैत्र, सभा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, हंसी। मतलब हम लोग इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक को हमने आप समझाया था, पंजाब नहीं होगा, पंजाब तो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। पाकिस्तानी, ये क्या हो गया आपका, जातिवाचक हो गया, है ना, पूरे पाकिस्तानी की बात हो रही है, ये भी नहीं हुआ। कक्षा क्या हो गया, समूहवाचक। बचता है कौन, पारा। पारा तो आप जानते ही हैं, थर्मामीटर में क्या यूज करते हैं,
पारा यूज करते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया ये। देखिए आगे, झुंड शब्द में संज्ञा है, कौन सा बता सकते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा समुदाय या समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चावल शब्द में संज्ञा है, क्या बता सकते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक? तो ये सब जितना भी है ये सारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नदी, पंखा, जयपुर, कुत्ता, क्या होगा? जयपुर इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कालिदास, गंगा, हिमालय या शहर, कौन सा बता सकते हैं? जातिवाचक में आपका हिमालय तो व्यक्तिवाचक होगा, गंगा भी व्यक्तिवाचक, कालिदास व्यक्तिवाचक, ये शहर जो है ये जातिवाचक, क्योंकि शहर तो कई सारे हैं। आगे देखते हैं, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हिमालय, रामायण, कोटा, कक्षा, गाय, तोता, गांव, विद्यालय, शहर, सुख, मानवता, गौरव। व्यक्तिवाचक का ये पूरा समूह ये वाला है, हिमालय, रामायण और कोटा। कोटा जगह का नाम है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? हवा महल, राम, कपिल। जातिवाचक की बात हो रही है। खेल, लाली, हंसी, मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, भारत, कालिदास, प्रयाग। तो ये सबसे सही उत्तर होगा मनुष्य, पहाड़ और पुस्तक। आगे की ओर देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? लालिमा, मां, मार और मोटापा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा मां। ये लालिमा भी जो है भाववाचक संज्ञा है, मार भी भाववाचक संज्ञा, मोटापा भी भाववाचक संज्ञा है। बचा क्या? मां। मां मां क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि मां कई सारी है, दुनिया में कई सारी मां है ना, तो वो जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा बता सकते हैं? राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता या उक्त सभी, कौन सा होगा? राष्ट्रीयता है ना। ता जिसके अंत में लग जाए वो क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। भारत, भारतीय, भारतीयता, नागरिकता, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है? आयोग, जत्था, सेना या उक्त सभी। ये सभी, सेना भी उदाहरण है, जत्था भी और आयोग भी, सब समुदायवाचक या समूहवाचक का उदाहरण है। आगे देखते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा? बीमार, घोड़ा, बच्चा या राज्य। तो बीमार जो है इसका क्या होगा? ये है ना जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये तो आपको पता चल गया होगा, बुढ़ापा है ना, ये भाववाचक संज्ञा है इसमें। होली शब्द में कौन सी संज्ञा बता सकते हैं? होली शब्द में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं? इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, है ना। किसी पर्व का, त्योहार का नाम ये व्यक्तिवाचक है। दशहरा, दिवाली, होली, ये सब व्यक्तिवाचक में आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या उक्त सभी? पंखा, पंखा जातिवाचक, पंखा कई कंपनी का हो सकता है, उषा का हो सकता है, ये हो, है ना। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? बता सकते हैं। लूट में, लूट जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, लूट भाववाचक संज्ञा है। 21वां नंबर प्रश्न है, वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? उस समय भी हमने आपको बताया था, ये भाववाचक संज्ञा है। शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं? शैशव, छोटा जिसको कहते हैं, एकदम बहुत छोटा। अगला है, शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्या बता सकते हैं? शिशुकाल, शैशव, शिशुपाल या शैश? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा शैशव। राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में संज्ञा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, समुदायवाचक होगा, जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा?
तो सरदार जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में यूज हुआ है ना, क्योंकि एकीकृत करने में उन्होंने योगदान दिया सरदार ने। संसद शब्द में संज्ञा है, कौन सा बता सकते हैं? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कोई नहीं, या जातिवाचक? तो देखते हैं आगे। संज्ञा से तात्पर्य है किनका? धर्म का, नाम का, स्वभाव का या कर्म का? तो ना धर्म का, ना स्वभाव का, ना कर्म का। संज्ञा रिलेट करता है नाम से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, इसीलिए। ठीक है। 27वां प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है, वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बंधु 3। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दल, पारा, गिरोह, ढेर, ये तो पहले ही बता चुके थे, पारा है ना। आगे देखते हैं 29 नंबर में, भाववाचक संज्ञा शब्द है क्रूर, दयावान, अज्ञानी या वीरत्व? वीरत्व होगा। कक्षा में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा? तो इसको तो बिना देखे एकदम मारेंगे, जातिवाचक। यह मोहन की गाय है, यहां गाय शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है बता सकते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उपयोग में से कोई नहीं, तो व्यक्तिवाचक है ना। अब गाय को हमने बताया क्या था आपको? जातिवाचक, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ व्यक्तिवाचक। क्यों जानते हैं? यह मोहन की गाय है, आप विभक्ति के अनुसार से देखिए इसको, है ना। कर्ता को करण से, संप्रदान के लिए आदान से, संबंध का, की, के, यहाँ संबंध दर्शाया। किसकी गाय? तो मोहन की गाय। इस लिहाज से ये क्या हो गया? यही सब ट्रिकी क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तब आपको क्या देगा? संज्ञा का भेद लिखने के लिए देगा आपको? नहीं, यही सब ट्रिकी क्वेश्चन देता, फंसता है जहां, यही सब क्वेश्चन में फंसता है। ठीक है। आगे देखिए, पीतल शब्द है समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये द्रव्यवाचक हुआ बंधु। धातु, और धातु किसके अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है बंधु। ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पीतल शब्द जो है, ये पीतल शब्द आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों में से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, लूट शब्द में संज्ञा है, कौन सा बता सकते हैं? लूट में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, कोई नहीं इनमें से, या व्यक्तिवाचक? अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया ऊपर नीचे क्रम। ये लूट शब्द में जो है ना भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े शब्द हैं, है ना। क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है, या संज्ञा है? ये बड़े बड़ाई जो है ना आपका क्या है जानते हैं? ये संज्ञा है। ठीक है। बड़े बड़ाई क्या है यहाँ पर? ये संज्ञा है। इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे ये संज्ञा है। अभी अगर बनाते तो दिक्कत हो जाता। 35वां प्रश्न, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2, 4, 5, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको 5 कर दीजिएगा। ठीक है। निम्न में संज्ञा शब्द है कौन सा बताइए? गरीबों, नजदीक, अच्छा, अमीर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये गरीबों जो है ना, ये संज्ञा शब्द है। बताइए, गरीब को बोले तो संज्ञा नहीं है, लेकिन गरीबों को बोलने संज्ञा क्यों है? बताते हैं, बताएं। ये यही से प्रश्न पूछेगा आपको। जैसे मोहन गरीब है, तो यहां ये विशेषण के रूप में गरीब प्रयोग हुआ है ना। और लिखेंगे कि गरीबों की बस्ती में कोई नहीं जाता। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने गरीब हैं उन सभी गरीबों की बात हो रही है ना। गरीब जातियों की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर गरीबों जो हो गया वो हो गया क्या? ये हो गया संज्ञा हम लोग का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो केवल गरीब रहे तो विशेषण, और गरीबों रहे तो क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, पूरे गरीब जाति का बोध करा रहा है। आगे देखते हैं बंधु 37 में, वह स्त्री तो गंगा है। यहां गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा बता सकते हैं? वह स्त्री तो गंगा है। गंगा मतलब पवित्र, गंगा मतलब
पवित्र। यहां पर बहुत लोग भूल करेंगे, क्या लिखने का जानते हैं, यहां बोलेंगे कि गंगा जो है ना, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक स्पेशल नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध हो जाएगा, है ना। वह स्त्री तो गंगा है, मतलब पवित्र है। तो पवित्र यहां पर जातिवाचक इसलिए हुआ क्योंकि उसके जैसी कई स्त्रियां होंगी जो पवित्र होंगी। तो पवित्रता का बोध कराया जा रहा है, पूरी पूरी पवित्र जाति का बोध कराया जा रहा है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा होगी बंधु। आगे देखते हैं, 38वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो उसमें जातिवाचक बिना हिचक मार देंगे। लेकिन अगर लिखेंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहकुंड, अब नाम दे दिया हमने उस विद्यालय का, तो उस कंडीशन में जब किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम आ जाए तो याद रखिएगा तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक, आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है, उदारता, सज्जनता, निरर्थक और माधुर्य। तो ये भाववाचक है, ये भी भाववाचक, ये भी, बचा कौन, निरर्थक, ये भाववाचक नहीं है। आगे देखते हैं, कबूतर में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो कबूतर तो जातिवाचक हो गया क्योंकि बहुत सारे कबूतर हैं। ठीक है, अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। असुमेलित है, वीरता भाववाचक संज्ञा है, साबुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है और परमात्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो असुमेलित, सुमेलित कौन नहीं है, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, है ना। तो ये वाला जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, साबुन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह असुमेलित है। बाकी वीरता का संबंध भाववाचक से है, नदी का संबंध जातिवाचक से है और परमात्मा का संबंध व्यक्तिवाचक से है, लेकिन साबुन का संबंध व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं है। ये क्या होगा जानते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, इसीलिए असुमेलित है। और बंधु आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा से बना हुआ पद है, जानते हैं कौन, भलाई, गरीबों, जातियों, दूरी, इसका सही आंसर होगा दूरी। तो इसी अंतिम प्रश्न के साथ हम आपसे लेंगे विदा। रात के बज चुके हैं 11:30, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए ताकि आप और हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें। बस आपसे केवल यही उम्मीद करते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट।